हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है और हम किस बुनियाद पे, किस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करें कि हम कौन सा इंश्योरेंस लें। क्योंकि कई बार जो मेडिक्लेम, जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही है, उसका पैसा हम क्लेम के लिए डालते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है। ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अब क्यों रिजेक्ट होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले गाइस देखिए, मेरे पास एक किताब है। हर मेडिक्लेम का ना ऐसा एक किताब होता है, कुछ पेजेस होते हैं उसमें। तो पहले वो किताब पढ़ना है, उसके बाद वो मेडिक्लेम लेना है। बट यहाँ पे उल्टा होता है। लोग क्या करते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, किताब पढ़ते ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिक्लेम डालते हैं, किताब बिना पढ़े, और उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है। अप्रूव भी होता है बट रिजेक्ट भी हो जाता है। सो बात को समझना जरूरी है, पहले इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे मेरा पर्टिकुलर केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, बट सबसे पहली चीज जानना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। सबसे पहला इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कितना भी पैसा इकट्ठा करें और बाद में अगर आपको कुछ हो जाता है और सर्जरी या कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपके पैसे ऐसे निकल जाएंगे। तो वो ना जाएं और कोई कंपनी हो जो आपकी जगह पैसा दे डॉक्टर को और हॉस्पिटल को। इसीलिए मेडिक्लेम लिया जाता है, ताकि जैसे 10 लाख हो, 20 लाख हो, आपको अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है, वो मेडिक्लेम देता है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपको देखना है कि कंपनी का पे आउट क्या है। जितना हाईएस्ट पे आउट, उसी कंपनी को लेने के चांसेस ज्यादा होना चाहिए। क्यों? पे आउट मतलब क्या? मान लीजिए अगर किसी कंपनी का 99.9 है, किसी का 99.2 है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी क्लेम डाला गया, तो जिस कंपनी का 99.9 है, उन्होंने 99.9% बार क्लेम अप्रूव करके उनको पेमेंट दे दिया है। किसी का अगर बहुत लो है, 90 है, तो दैट मीन्स 90 परसेंटेज टाइम्स उन्होंने एक्सेप्ट किया और 10% रिजेक्ट कर दिया और पे नहीं किया। तो दैट मीन्स वहां पे पे आउट नहीं हुआ। सो दैट मीन्स इसीलिए पे आउट अगर जितना हाई है, वो कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है और उसी को लेना चाहिए। बट दैट इज नॉट ओनली वन क्राइटेरिया, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। अब कोई भी इसमें ना 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैशलेस कैसे क्लेम करें? कैशलेस मतलब आपको अपने जेब से देने की जरूरत नहीं, कंपनी अपने जेब से कैशलेस एडवांस पेमेंट दे देगी। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब आपने सब अपने जेब से पे किया, अब आपने रीइंबर्समेंट के लिए डाला, तो जो भी आपने जेब से दिया वो आपको कंपनी पे करेगी। ये कॉलम। तीसरा वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड भी 30 दिन का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। सो ये कॉलम्स आपको डेफिनेटली पढ़ना। और भी कॉलम्स है इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से क्राइटेरिया रिजेक्ट हो जाता है, बट दीज आर द मेन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एक क्राइटेरिया होता है सेल्फ मेडिकेशन। मान लीजिए आपने कोई क्लेम किया और उस क्लेम में आपने सारे पेपर्स दिए, बट एक पेपर आपने दिया कि आपने ये मेडिकेशन खाए। तो डॉक्टर पूछेंगे ये मेडिकेशन आपने कैसे खाया, तो आप बोलेंगे मैंने खुद ही खा लिया, मुझे पता था दवाई है तो मैं खुद ही खा लिया। अब सेल्फ मेडिकेशन एक क्लॉज है जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका सब कुछ सही है, पर अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, सिर्फ उसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए जो भी 10 लाख 9 लाख है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो कैशलेस भी नहीं होगा, रिम्बर्स भी नहीं होगा, और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसीलिए ये किताब पढ़ना जरूरी है। अब मैंने किताब पढ़ा इसलिए मुझे पता है सेल्फ मेडिकेशन रॉन्ग है। बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे न्यूक्लियर अटैक हो गया या कुछ हो गया, तब ये कंपनी पे नहीं करेगा आपको, वो तो सब करता है, सब कंपनी में सेम है। बट अभी जैसे 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सक्लूजन्स, आपको दिखाता हूं, मेरे रुकिए, देख रहे हैं कॉलम एक्सक्लूजन्स। यहां पे 30 डे वेटिंग पीरियड है। इसमें जैसे मान लीजिए आप अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ऑस्टियोपेरेटिस, मेरे केयर हेल्थ का, हर किसी का अलग होता है, मैं केयर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन से बता रहा हूँ, रेफरेंस से बता रहा हूँ। मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस है, गाउट है, और ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे डिजीज है। अगर ऑर्थोकोपिक नी सर्जरी है तो इसके लिए आपको 2 साल वेटिंग पीरियड है। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने क्लेम आज लिया और आपका 1 महीने में, मतलब 2 साल के पहले 1 महीने में ही, मान लीजिए 1 साल में या 1 महीने में या 2 साल से पहले आपका नी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो ये कवर नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो अगर मैं अब भी लेता हूं 2024 में, तो 2026 के बाद जब मैं रेगुलरली इसी क्लेम को लूंगा, इसी केयर हेल्थ को लूंगा, और 2026 क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा 2 साल कवर हो गया। अब मैं तीसरे साल पे हूं, तो ये सब सर्जरीज जो है, टॉन्सिलोटोमी, कैटरैक्ट, ये सब ये लोग कवर करेंगे, बट 2 साल से पहले कवर नहीं करेंगे। इसलिए क्लॉज पढ़ना जरूरी है। किसी किसी में 30 डेज का है, समझ रहे हैं आप। और एक होता है इंपॉर्टेंट क्लॉज की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मान लीजिए आपका कोई डिजीज है, डायबिटीज, सॉरी मान लीजिए आई का, जिसकी वजह से आपको बार बार सर्जरी कराना पड़ रहा है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी, जैसे मेरे वाले में 3 साल वेटिंग है। मतलब 2024 में लिया तो 2027 के बाद
मेरा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लीजिए आई का है, तो मैं वो सर्जरी उसके बाद इनसे ले सकता हूँ 3 साल बाद। पर 3 साल के पहले अगर कोई भी इससे रिलेटेड आता है, फॉर एग्जाम्पल आई सर्जरी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये लोग पे नहीं करेंगे। उसी तरह 30 डेज का होता है। सो एक्सक्लूजन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक्सक्लूजन में बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। अगर आपने कोई ओपीडी ट्रीटमेंट ले लिया खुद से या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, जिसमें इसमें क्लॉज है, सेल्फ मेडिकेशन, ऐसे बहुत सारे क्लॉज है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप उसमें देखिए कि आपको कौन सा रूम वो लोग दे रहे हैं। रूम ज़बरदस्त होना चाहिए, मतलब एसी रूम, सिंगल रूम, अपग्रेडेड रूम, एसी डीलक्स रूम, एसी सिंगल रूम एंड अबव, ऐसा होना चाहिए। बहुत से लेने के बाद मालूम पड़ता है कि शेयरिंग रूम मिला है। तो ये भी बुक पढ़ के पहले क्लियर करके फिर मेडिक्लेम लेना चाहिए। ठीक है, मेडिक्लेम तो डेफिनेटली लेना है, बट ये सब आपको क्लॉज समझ के लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब जिस समय आपका सर्जरी है और जब आप पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को पेपर्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब ये क्लॉज से परिचित जानने के बाद आपको भेजना है, ताकि एक भी चीज उसमें इस क्लॉज के अगेंस्ट ना हो। क्योंकि अगर एक पॉइंट भी उन्होंने पकड़ा जो इस क्लॉज के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ मेडिकेशन, सब कुछ सही है आपके सर्जरी में, आपने डाला पेपर्स, बट एक क्लॉज आपने गलत डाल दिया, वो है मैंने खुद ही सेल्फ मेडिकेशन किया इस टाइम से इस टाइम तक, बस उस सेल्फ मेडिकेशन के दौर पर एक परमानेंट एक्सक्लूड कर देंगे इस सर्जरी के लिए। तो आपको पूरा अपने जेब से भरना पड़ेगा। इसीलिए गाइस, ये बुक इज अ लॉ। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ते हैं, पूरा थॉरली क्यों पढ़ते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट है, लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते। रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे सर करते हैं ओ शिट, बट उसके बाद भी नहीं पढ़ते। क्यों रिजेक्ट हुआ पता नहीं होता इनको लोगों को। सो दिस इज द रीजन इसको पढ़ना जरूरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ है, यही क्लॉज है, यही भगवान है। आपको कोई ऊपर से आके यस या नो नहीं बोलेगा, आपको ये पढ़ना है और इसके अगेंस्ट कोई, जैसे मान लिया अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन किया भी है, वो मेंशन मत करिए, वो मेंशन मत करिए। अगर आपने कोई ओपीडी ट्रीटमेंट लिया या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, जैसे मेरे क्लॉज में है, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो अगर वो मैंने लिया है, मैं नहीं लिखूंगा, ना बताऊंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो जरूरी है। एक और ट्रिक क्या होता है मेडिक्लेम के लिए, जब भी आप अप्रूव के लिए भेजें, मिनिमम जो इंपॉर्टेंट है वही भेजिए। पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मत भेजिए 1 साल का 2 साल का, जो लेटेस्ट है। मान लीजिए आपका नी सर्जरी हो रहा है, आपने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, 5वें डॉक्टर ने देखा, बोला सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ 5वें डॉक्टर का भेजिए। डेट नेस्ट रखिए, ज्यादा दिन का मत रखिए कि 6 months आई हैव बीन ट्रीटिंग माई सेल्फ एंड शोइंग सो मेनी डॉक्टर्स एंड उसे मत करिए। 1 वीक हुआ, मैंने इस डॉक्टर को दिखाया, इस डॉक्टर ने सर्जरी बोला, डन, उसमें चांसेस हाई होते हैं। सो गाइस, मेडिक्लेम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको गरीब बना देगा अगर आपने मेडिक्लेम नहीं लिया। दूसरा, एक क्लॉज पढ़ना जरूरी है, पे आउट हाई होना चाहिए, रूम अच्छा होना चाहिए, बाद में पक नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और मैंने तो ये पूरा किताब थॉरली पढ़ा है, पर मैंने आपको मेन जैसे कैशलेस का क्या प्रोसीजर है, ये पढ़ने को इसलिए बोला क्योंकि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते। बट आई वुड सजेस्ट एनी डे आप पूरा किताब पढ़िए, ओके। और उसके बाद इससे आप थॉरो हो जाएंगे। उसके बाद आप जब क्लेम के लिए, अप्रूवल के लिए डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा ये होता है, बहुत एक और पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया, इसमें ना जब आप कैशलेस के लिए डालते हैं तो कैशलेस हर जगह नहीं होता है। कैशलेस लिमिटेड हॉस्पिटल्स में होता है, जो आपके उनके साइट पे मिलता है। वो आप सर्च करेंगे, हॉस्पिटल का नाम डालेंगे तो दिखा देगा यस स्मार्ट सेलेक्ट या कैशलेस। अभी जैसे रिलायंस है, रिलायंस का मोस्टली सब हॉस्पिटल्स कवर्ड है कैशलेस में। सो कैशलेस आप अगर वो हॉस्पिटल है बड़ा बट वो नेटवर्क में अगर नहीं है इस क्लेम में, तो आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। आपको कैशलेस के लिए उसी हॉस्पिटल्स में करना पड़ेगा जो उनके नेटवर्क में है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का कोई हॉस्पिटल है, HM रिलायंस, ये इसके नेटवर्क में है, तो अगर मैं रिलायंस से करवाता हूं तो होगा, पर लीलावती नहीं है। अगर लीलावती से मैं कराऊंगा तो कैशलेस नहीं होगा। अब बहुत सारे क्लेम्स में अगर हम कैशलेस नहीं करके रीइंबर्समेंट का कराते हैं, तो बहुत सारे क्लेम्स में, जैसे मेरे वाले में भी, रीइंबर्समेंट में 80% वो पे करते हैं, 20% हमें अपने पॉकेट से देना पड़ता है। बट कैशलेस में 100% वो पे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि कैशलेस हो और रीइंबर्समेंट ना हो। इसीलिए पहले तो नेटवर्क जानना जरूरी है कैशलेस के अप्रूवल के लिए, कि हम उस हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे कैशलेस है। कैशलेस अगर नहीं हुआ तो कुछ क्लेम्स 100% रीइंबर्समेंट देते हैं, कुछ नहीं देते। जैसे मेरे वाले में 80% ये लोग देंगे, 20% हमें देना पड़ेगा। तो ये भी पढ़ना जरूरी है, ये भी क्लेम के बारे में जानना जरूरी है, और उसके बाद क्लेम लेना जरूरी है। वो किताब में भी लिखा हुआ है। इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि 80% वो देंगे, 20% आप देंगे। इसीलिए कोई ऐसा लीजिए जिसमें 100% है कुछ, बट मोस्टली मेरे हिसाब से नहीं है, बट कुछ है जो 100% देते। तो ये सब भी जानना जरूरी है। सो पहले थॉरो होना है, उसके बाद क्लेम लेना है, समझे गाइस? So this is why medical insurance is required, and what all points are required to take medical क्या बोलते हैं, health insurance I have already told you.
और सबसे बड़ी बात, इसको पूरा डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद क्लेम लेना है, और अप्लाई भी पढ़ने के बाद ही करना है। कोई सर्जरी हो रहा है तो आप ऐसे अंधाधुंध सब कुछ भेज देंगे ना, क्यों रिजेक्ट हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। वो पॉइंट भी देंगे ना कि ये वजह है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष। आई होप मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया, एंड थैंक्स एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए आप चाहते हैं मैं इसी टाइप ऑफ वीडियोस बनाऊं, इसी टॉपिक पे, या इसी टाइप ऑफ वीडियोस के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियोस बनाने को, वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।